हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी. Myself Yogesh Tabyal and I am sharing another video of basics of genetics. In this video we are discussed about Mendelian. In previous video we have already discussed about genetics, about variation, about heredity and other general terminology in aspects of genetics. Now we discuss about the Mendelian. As I already told that the Gregor John Mendel, एक साइंटिस्ट है, मैंने आपसे डिस्कस किया था ग्रेगर जॉन मेंडल. तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मीन्स ही हैज ए प्रॉपर वर्क इन जेनेटिक्स. मीन्स जेनेटिक के फील्ड में इनका एक प्रॉपर वर्क रहा, जिस वर्क को आगे बढ़ा के हमने क्या किया कि और भी जो जेनेटिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट है उनको कंप्लीट किया. तो इनके जो बेसिक्स है वो बेसिक्स रिलेटेड है इस जेनेटिक्स पोर्शन से. मतलब जेनेटिक्स का जो बेसिस है वो बेसिस प्रोवाइड किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने. और ये बेसिक्स जो आए थे 1884 में आए थे. बट अनफॉर्चुनेट जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, इनका जो वर्क था, इनका वर्क उस टाइम पे एप्रिशिएट नहीं हो पाया, क्योंकि इसके कुछ कारण रहे. एक तो जो इनका वर्क था वो क्या था, इनके टाइम से पहले था, मतलब इट वाज अहेड ऑफ टाइम. एक तो इन्होंने पहले वर्क शुरू कर दिया था और उससे पहले इसको किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था. दूसरी चीज, जो वर्क था, जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं, इस वर्क को इन्होंने क्या किया था, कुछ लिमिटेड सर्कुलेटेड जर्नल में क्या किया था, पब्लिश किया था. मतलब जो कि कुछ ही पीपल तक पहुंच पाई और कुछ पीपल तक पहुंचने के कारण इसका ज्यादा फेमस ये हो नहीं पाई. ओके. और तीसरी कंडीशन हमारे पास जो इस मेंडलिज्म के रेफरेंस में आई वो ये थी कि जो इनकी फाइंडिंग्स थी, जो रिजल्ट थे, उस रिजल्ट के बारे में ये खुद भी श्योर नहीं थे. तो इन तीन वजह से क्या हुआ कि जो इनकी लाइफ थी, पूरी लाइफ में इनके जो अपने एक्सपेरिमेंट थे, अपने जो रिजल्ट थे, उन रिजल्ट को क्या नहीं अप्रिसिएशन नहीं मिल पाया जिस तरह का मिलना चाहिए था. बट इन 1900 ये मेंडल्स लॉ की डिस्कवरी हुई, रीडिस्कवर्ड किया, और रीडिस्कवर्ड करने के बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं कोरेंस. इस कोरेंस के अलावा यहाँ पे दो और साइंटिस्ट वर्क किए, जिसमें थे ह्यूगो डिवरीज. इनकी म्यूटेशन थ्योरी में हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ह्यूगो डिवरीज. एंड इसके साथ एक और थे सेरमैक. तो ये तीन साइंटिस्ट थे यहाँ पे. एक थे कोरेंस, दूसरे थे ह्यूगो डिवरीज और तीसरे साइंटिस्ट थे सेरमैक. तो सेरमैक, ह्यूगो डिवरीज और कोरेंस ने मिलके एक जो मेंडल्स लॉ थे, उन मेंडल्स लॉ को रीडिस्कवर्ड किया. और इस रीडिस्कवरी का जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को उन्होंने आगे क्या किया, एक अपनी बुक है ब्रिज की, जो बुक है फ्लोरा, इस फ्लोरा बुक में पब्लिश किया. तो जो भी जर्नल्स इनके आए थे, जो भी इनके रिजल्ट थे, इनका कंक्लूजन एक फ्लोरा बुक में क्या हुआ था, एक रिपब्लिश हुआ था. और वो बुक थी किसकी, ह्यूगो डिवरीज की. ठीक. ओके. नाउ हम थोड़ा सा चल रहे हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की तरफ, क्योंकि मेंडल, जैसा कि मैंने कहा कि जेनेटिक्स का बेसिस जो है वो मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग आता है. तो मेंडल्स के थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं. जब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात होती है तो सबसे पहले ये आता है कि किस ऑब्जेक्ट पे या कौन सा ऐसा लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग बीइंग्स जो भी है, वो इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था. तो यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ था, तो सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था गार्डन पी का. इसके भी कुछ रीजन थे इसको सिलेक्ट करने के. और गार्डन पी मतलब जिसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. तो पाइसम सटाइवम पे इन्होंने क्या किया था, अपने जो एक्सपेरिमेंट थे या जो आगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होने वाले हैं, उनके रेफरेंस में क्या दिया था, कुछ लॉजिक दिए थे. तो इसके बेस पे इन्होंने क्या किया था, अपने सारे के सारे जितने भी लॉ है उन लॉ को पब्लिश किया था.
तो मेंडल ने क्या किया कि इस गार्डन ट्री की 34 वैरायटीज को यहाँ पे क्या किया था, सिलेक्ट किया था। और इस 34 वैरायटीज में इसने क्या किया था, जितने भी लॉ है उन लॉ के रिजल्ट को ऑब्जर्व किया। इन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्रोमोसोमल नंबर थे, क्योंकि गार्डन ट्री में जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं 14। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 14। तो यहाँ पे 34 जो वैरायटीज हैं, इन वैरायटीज से कुछ कंक्लूजन निकल के आया। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको सिलेक्ट करने का रीजन क्या था, क्यों मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों अदर प्लांट्स को वहां पे सिलेक्ट नहीं किया। तो मेंडल का जो मतलब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था जिसके कारण उसने इस पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था easily detectable traits. It is very important. Easily detectable traits. तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे डिस्कस किया था व्हाट आर ट्रेट्स। तो ट्रेट्स में मैंने बताया था कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कैरेक्टर, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो पॉइंट है, उन पॉइंट्स का जो बीच में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज ए ट्रेट। यहाँ पे क्या था कि जो डिफरेंस है उन डिस्टिंग्विशिंग फीचर का, वो जो कैरेक्टर्स का डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो मेंडल्स था, मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में टोटल 7 कैरेक्टर्स को लिया था, टोटल 7 कैरेक्टर्स जो थे, और ये जो कैरेक्टर्स थे ये कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग थे। जैसा मैंने बताया था कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मीन हुआ कि जब हमने एलिन्स को पढ़ा था तो एलिन्स में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का एक पेयर है। कॉन्ट्रास्टिंग मींस व्हिच आर अपोज टू ईच अदर, दो कैरेक्टर ऐसे जो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इसने क्या किया था, यहाँ पे सिलेक्ट किया था, और उनका टोटल नंबर जो थे वो थे 7। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे जो कि इजीली डिटेक्टेबल थे। तो इस इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स में जो 7 हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे, उसमें कुछ कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे 7 को डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर्स हम सपोज सीड से लेते हैं। सबसे पहले हम सीड की तरफ चलते हैं। तो सीड से 2 कैरेक्टर थे, एक सीड शेप था और दूसरा सीड कलर था। 2 डिटेक्टेबल ट्रेट कि सीड में शेप भी है, सीड में कलर भी है। ठीक है, कैरेक्टर 2 अलग अलग है, लेकिन ट्रेट भी यहाँ पे क्या होंगे, 2 अलग अलग होंगे। इनमें कॉन्ट्रास्टिंग, डोमिनेंट और रिसेसिव को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल कैरेक्टर्स हमारे पास पहला सीड शेप और दूसरा आ रहा है सीड कलर। तीसरा जो पॉइंट है मैं अब ले रहा हूं पॉड को, तो पॉड शेप एंड दूसरा है पॉड कलर। तो टोटल हो गए 4 कैरेक्टर्स, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप एंड पॉड कलर। इसके अलावा और हम ले सकते हैं फ्लावर को। तो तीसरा कैरेक्टर आता है फ्लावर से। तो फ्लावर 2 कैरेक्टर ट्रेट कंसिस्ट करता है, एक तो फ्लावर पोजीशन होती है और एक फ्लावर कलर होता है। तो 2 ट्रेट ये हो गए इस कैरेक्टर के। फ्लावर अपने आप में एक कैरेक्टर है, सीड अपने आप में एक कैरेक्टर है जो कि 2 ट्रेट कंसिस्ट कर रहा है, एक शेप और एक कलर। पॉड अपने आप में एक कैरेक्टर है जो कि एक शेप और एक कलर ट्रेट कंसिस्ट कर रहा है। फ्लावर अपने आप में एक कैरेक्टर है जो कि एक पोजीशन और एक कलर को क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है, एक ट्रेट कंसिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा एक जो अलग बचता है वो आता है स्टेम से, तो वो आता है स्टेम हाइट। So these are the 7 contrasting characters which are easily detectable by Mendel in their experiment. For their experiment in pea plant. तो यहाँ पे ये रहेगा कि सीड शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 तरह के कैरेक्टर हमने पहले बताया कि एक ट्रेट होता है डोमिनेंट, कि अगर दोनों साथ में है तो ये ट्रेट अपने आप को क्या करता है, डोमिनेंसी रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और दूसरा ट्रेट आता है रिसेसिव, अगर दोनों साथ में है तो ये अपने आप को क्या कर देगा, हाइड कर देगा, मतलब इसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा, इसका एक्सप्रेशन शो। तो सीड शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 चीजें हैं, एक आता है राउंड जो डोमिनेंट रहेगा सीड शेप में, दूसरा आता है रिंकल, ये रहेगा रिसेसिव कैरेक्टर। सीड कलर में यहाँ पे 2 चीजें रहेंगी, एक आता है
येलो कलर जो डोमिनेंट रहेगा, एक आएगा ग्रीन कलर जो कि रिसेसिव रहेगा। और शेप के रेफरेंस में दो चीजें आती है, एक तो पूरा जो स्वेलिंग पोर्शन रहेगा इनफ्लेटेड जिसे हम कह सकते हैं, और एक रिसेसिव कैरेक्टर आता है जिसको कंस्ट्रिक्टेड हम कह सकते हैं। उसके बाद पॉट कलर, तो पॉट कलर यहाँ पे जैसे येलो ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन हो गया डोमिनेंट, येलो हो गया रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर या तो टॉप पे होगा या फिर फ्लावर साइड में रखते हैं, तो दो तरह से फ्लावर क्या करते हैं यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा मतलब एक्साइल, और जो रिसेसिव कैरेक्टर इसमें दिखेगा वो रहेगा टर्मिनल। फ्लावर कलर की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के कलर देखने को मिलते हैं हमें पी प्लांट में, एक होता है वायलेट या पर्पल आप देख सकते हैं इसमें, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिखती है व्हाइट जो कि हमारा क्या है रिसेसिव ट्रेट रहेगा इस कैरेक्टर के अंदर। नेक्स्ट स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट को हम या तो टॉल ले सकते हैं या फिर इसके अपोजिट रिसेसिव कैरेक्टर में हम इसको ले सकते हैं डॉट। तो ये है हमारे पास 7 कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट टू ईच अदर, ऑल कैरेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर in which one character is dominant and one character is recessive। तो ये है कैरेक्टर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का पी प्लांट को सिलेक्ट करने का कारण ये था कि वो क्या कर सका कि ये इजीली डिटेक्टेबल होते हैं, और इन 7 ट्रेट्स को उसने क्या किया था यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। क्लियर? ओके। नाउ सेकंड पॉइंट जो इनका था, पहला पॉइंट तो आ गया कि सेलेक्ट क्यों किया था रीजन को, तो सेलेक्ट इस वजह से किया था क्योंकि दे आर इजीली डिटेक्टेबल ट्रेट्स, दे हैव इजीली डिटेक्टेबल ट्रेट्स। सेकंड पॉइंट आएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट करता है, जो पी प्लांट है वो क्या करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट करता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है जो दोनों सेक्स है, मतलब मेल एंड फीमेल इन ए सिंगल फ्लावर। तो सिंगल फ्लावर में होगा, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को ज्यादा क्या करता है एनकरेज करता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन एनकरेज होगा, इसका मतलब इसकी जनरेशन जो है वो जनरेशन में क्या होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था और रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी इसमें हो सकता है। तो इस वजह से ये दूसरा कैरेक्टर रहा मेंडल्स इनहेरिटेंस का। तीसरा पार्ट जो रहेगा इसमें पी प्लांट हैव ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, मींस जो इनकी लाइफ साइकिल थी वो काफी शॉर्ट थी, ठीक है। 1 ईयर में हम मतलब 3 और 4 टाइम्स इनको क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट लाइफ टाइम ये क्या करता है कंसिस्ट करता है, लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट है इसकी। इसके अलावा एक जनरेशन में जो जनरेशन है तो करेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ सीड्स जो है वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर रहेगा रीजन फॉर सिलेक्टिंग द पी प्लांट, वो ये रहेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो आएगा वो फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि जो नंबर ऑफ सीड्स है प्रोड्यूस मैनी सीड्स फॉर करेक्ट कंक्लूजन। तो जो करेक्ट कंक्लूजन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीड्स 1 में हम नहीं लगा सकते, 2 3 में मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने के लिए या कैरेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा शो उनके रिजल्ट को एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं एक कारण ये भी रहा पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। इसके अलावा एक और पॉइंट जो इसको सिलेक्ट करने का कारण रहा वो रहा हाइब्रिडाइज्ड। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस भले ही ये नहीं किया है कि जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट थे दे आर बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। मींस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे कि 2 डिसिमिलर प्लांट्स को लेंगे और 2 डिसिमिलर प्लांट्स को लेने के बाद हम क्या करते हैं उसमें उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा के जो एस्टिमेशन हमारे पास आएगा, जो रिजल्ट आएगा दैट इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड प्लांट सीड्स को ऑब्टेन करने का जो हमारे पास मेथड है प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड पे क्या है पूरा का पूरा मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या होता है
डिपेंड करता है। तो उसी हाइब्रिडाइजेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो कैरेक्टर्स थे तो इजीली हाइब्रिडाइज हो सकते थे, और हाइब्रिडाइज किस वजह से हो सकते थे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हम इनमें करा सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन, मींस द रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी वहां पे अदर जो डिजायरेबल ट्रेट्स है, डिजायरेबल ट्रेट्स को वहां पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है, मतलब हम और भी वैरायटीज वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमें ये देखने को मिलेगा इमैस्कुलेशन, जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। तो जो एंथर रहेगा उसके पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर देंगे, इसका मतलब उसमें पोलन ग्रेन्स नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ओके, देन नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो पी प्लांट था, एक तो मेंटेनेंस काफी इजी था उसका, काफी इजीली हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, देन रिमूवल भी इजीली हो जाता है। इसके अलावा हमें इसमें जो हैंडल हो गया, जो हम प्लांट को हैंडल करते हैं, उसकी टेक्निक को या ग्रो करने की जो प्रोसेस है उन सबको हैंडल करते हैं, वो काफी इजीली कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमने जो ये डिस्कस किए, इस वजह से उसने क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया। इजीली डिटेक्टेबल ट्रेट्स थे, इसके अलावा हमारे पास थे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था, नंबर ऑफ सीड जर्मिनेट कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल था बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन, एंड एट लास्ट जो मतलब इसका जो भी हैंडलिंग थी, वो हैंडलिंग क्या पे काफी कन्वीनियंट थी, या फिर काफी इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे हमारे जो रीजन था सेलेक्ट करने का पी प्लांट को। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट में ले रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट थे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस थी, ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या है, दो अलग अलग क्रॉस के थ्रू निकलती है। एक क्रॉस आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा क्रॉस आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड का मीन मैंने बताया कि टू कैरेक्टर्स का जो मिक्सअप होगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब जहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा एक सिंगल एलेलिक पेयर का। तो वो जो एलेलिक पेयर रहेंगे, मतलब वन एलेलिक पेयर इन्वॉल्व, वन एलेलिक पेयर, जैसा कि एलिल्स हमने बताया कि एलिल्स के केस में ये रहेगा कि एलिल्स क्या रहेगा, एलिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका जो पेयर होगा दैट इज एलिल, और एलिल जो है जब उस एलिल का पेयर बनता है, वो पेयर जो है वो क्या करता है, यहाँ पे जब दो एलिल मतलब कैरेक्टर्स कितने हो गए, टोटल टू कैरेक्टर हो गए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वन एलिल पेयर इन्वॉल्व रहेगा या फिर टू कैरेक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगी, जो इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, दैट क्रॉसिंग इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके अपोजिट दूसरा पोर्शन अगर मैं ले लूं तो इसके अपोजिट ये आ जाएगा टू एलेलिक पेयर, जैसा कि नाम से पता है कि यहाँ पे क्या है, डाई, डाई मींस टू। तो टू एलेलिक पेयर यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होंगे, और जो कैरेक्टर्स रहेंगे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्रॉसिंग के लिए इन्वॉल्व कैरेक्टर आएंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए जो रहेंगे वो रहेंगे 2। तो इसके बाद जब ये क्रॉसिंग में जितने भी मतलब इसके बाद क्रॉसिंग होती है, तो क्रॉसिंग के बाद कंक्लूजन आता है मेंडल्स लॉ के अंदर। वो कंक्लूजन ये रहता है कि जो गैमेट्स हैं, ठीक है, इसका कैरेक्टर्स का जो आया डायरेक्टली जो कंक्लूजन या रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट क्या होगा, कैसा रिजल्ट आया, मतलब कैसे हमने ये देखा कि मतलब जो इनहेरिटेंस है उस पर ये काम कर रहा है या फिर अदर थिंग्स। तो यहाँ पे क्या आया कि जो कंक्लूजन थे दैट इज रिलेटेड टू गैमेट्स। गैमेट्स जैसा कि हमें पता है कि जर्मिनल सेल्स क्या करती हैं, मियोसिस डिवीजन होता है, देन गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन का यहाँ पे जो रहेगा, तो गैमेट्स क्या करते हैं
जैसा कि पहले हमने फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी कहा कि गैमेट्स कैरी द जीन्स केमिकल में और इधर फैक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है कैरेक्टर्स को। तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब जो गैमेट्स हैं, तो कैसे गैमेट्स काम करेंगे कि गैमेट्स जो पेरेंट्स से आते हैं वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। जो गैमेट्स आएंगे, गैमेट्स जो कैरेक्टर को लेके आते हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, अपीयरेंस होता है। वो दिखते हैं, वो शो होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं वो अपने आप को। तो एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, वो एक्सप्रेशन किसी के थ्रू आता है, अभी कुछ नहीं है। मतलब ये गैमेट्स जो ये एक्सप्रेशन आएगा ये किसी समथिंग मीन्स एक्सप्रेशन बाय समथिंग, ये है मेंडल का समथिंग, और दैट समथिंग इज नोन एज फैक्टर्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि गैमेट्स जो यहां से इस अपीयरेंस को लेके जाते हैं, जो एक्सप्रेशन ये शो करते हैं, दैट एक्सप्रेशन इज कैरिड आउट बाय दीज फैक्टर्स। तो जिसको उसने टर्म दिया समथिंग, जो टर्म दिया वो समथिंग टर्म था इन फैक्टर्स के लिए। तो उसने कहा कि जो समथिंग है वो समथिंग क्या है, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, इस अपीयरेंस को कैरी करने के लिए या इस एक्सप्रेशन को कैरी करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा था कि पेरेंट्स से जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस के रिजल्ट में दूसरा ये रहेगा कि ईच जो मतलब अपीयरेंस रहेगा जनरेशन, ईच इंडिविजुअल रिसीव, क्या रिसीव करेगा, एक नया मतलब जो कैरेक्टर्स है, रिसीव अ कैरेक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट। तो मतलब पेरेंट्स के हाफ पोर्शन तो फादर से आएगा और हाफ पोर्शन आएगा मदर से। तो कहने का मतलब उसका ये था कि जो फैक्टर्स कैरी हो रहे हैं, ये फैक्टर्स क्या हो रहे हैं कि हाफ हाफ मतलब हाफ मदर से और हाफ फादर से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ये आए रिजल्ट किसके, मेंडल्स इनहेरिटेंस के। तो मेंडल्स जो इनहेरिटेंस लॉ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये था कि जो कंक्लूजन है, दीज कंक्लूजन फॉर्मुलेटेड, इन कंक्लूजन के थ्रू यहाँ पे एक लॉ बनता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, या फिर इसी को मैं कहता हूं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये रहा मतलब लॉ। ये लॉ भले ही मेंडल्स ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जो उसने ये बताया कि मतलब जो एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टर्स का नेक्स्ट जनरेशन में, वो एक्सप्रेशन फैक्टर्स के थ्रू होता है। ठीक है, फैक्टर्स वहां पे क्या करते हैं, काम करते हैं इन गैमेट्स के फंक्शन को आगे ले जाने में, या फंक्शन गैमेट्स तभी कर पाएगा जब फैक्टर्स अपना इन्वॉल्वमेंट वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये थी कि जो इंडिविजुअल है, तो पेरेंट्स और मदर दो मतलब जो अलग अलग क्या बोल सकते हैं, मेल फीमेल दोनों से हाफ हाफ पार्ट क्या करता है, रिसीव करता है फैक्टर्स का। हाफ फैक्टर फादर से, हाफ फैक्टर मदर से, या फिर हाफ फीमेल से और हाफ मेल से पार्ट को क्या करता है, वो फैक्टर्स को रिसीव करता है। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। अब इसके आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने यहाँ पे लिखा था, जिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने कहा था कि एक एलेलिक पेयर क्या होता है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, किस चीज के लिए, फॉर द क्रॉसिंग। तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास टू लॉ आते हैं। एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इससे पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। तो मैंने कहा था कि एक डोमिनेंट मीन्स जो अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर सकता है, जनरेशन में रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कैरेक्टर है डोमिनेंट। और जब रिसेसिव और डोमिनेंट साथ में आएंगे, देन जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट का मतलब हुआ कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की रिप्रेजेंट करता है कि जब भी हम टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में
क्योंकि रूल हमारा यही है कि हमारे पास टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहेंगे। तो टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जब भी क्या होगा, क्रॉसिंग पॉसिबल कराएंगे। जब भी क्रॉस होगा तो दो रिजल्ट यहाँ पे इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग निकल के आते हैं कि जब टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस होगा, देन क्रॉस होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि F1 जनरेशन का मतलब फीलियल जनरेशन फर्स्ट, जिसकी मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये जो मतलब टर्म है ये सॉन्डर्स और बैटसन ने क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, या उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो F1 जनरेशन फीलियल फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर्स में से एक अपने आप को वन हु एक्सप्रेस itself, who express itself in F1 generation, that is known as dominant trait। डोमिनेंट कैरेक्टर हम उसे कहते हैं जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और दूसरा कंडीशन क्या आएगा, वन हु कैन नॉट एक्सप्रेस in F1 generation, so that is known as the recessive trait। तो टू टाइप्स के ट्रेट रहेंगे, एक जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये है पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को डोमिनेंसी शो करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा कैरेक्टर उसकी डोमिनेंसी के नीचे दब जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जिसमें हम एक सिंगल क्रॉस अभी रिप्रेजेंट करूंगा, जिसमें मैं अगले लॉ को भी इंक्लूड करूंगा और एक जो डोमिनेंस लॉ है इसको भी इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो लॉ आता है, ये तो हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो लॉ रहेगा यहाँ पे हमारे पास इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मीन ही होता है सेपरेट। तो इस लॉ के अंदर होता क्या है कि जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स क्या करते हैं, F2 जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉस होता है, ठीक है, तो सेल्फ क्रॉस होने के बाद जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, एक F2 जनरेशन आती है, जिस जनरेशन में जितने भी गैमेट्स होंगे वो गैमेट्स अपना सेपरेटली इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। मींस उनका एक्सप्रेशन जो रहेगा वो जो शो करेंगे, दैट एक्सप्रेशन इज सेपरेट, मींस अलग अलग वो क्या करते हैं, अपने आप के एक्सप्रेशन को शो करते हैं। ये लॉ में क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे क्रॉसिंग लास्ट शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग रहेगी, तो क्रॉसिंग की कंडीशन में क्या रहेगा कि जो सेग्रीगेशन रहेगा, सेग्रीगेशन में यहाँ पे क्या रहेगा कि एक कैरेक्टर हम ले लेंगे टॉल और दूसरा कैरेक्टर सपोज मैं ले लेता हूँ इसके अपोजिट, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यही है, टॉल के साथ ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ दो कैरेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिए। एक एरेलिक पेयर इसके लिए शो करता हूँ मैं कैपिटल टी, और इसके लिए शो करता हूँ मैं कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये दो रहे हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये वाला जो पोर्शन रहा, ये वाला पोर्शन रहा पेरेंट्स। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों अपने आप को क्या करते हैं, हाफ हाफ इधर उधर, मतलब दोनों पेरेंट्स से हाफ हाफ जाएगा। तो हाफ हाफ ऐसे जाएगा कि ये कंडीशन रही, ये रही, ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स किस लॉ के थ्रू बनते हैं, ये गैमेट्स बनते हैं किसके थ्रू, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू। मैंने कहा था कि जो गैमेट्स रहेंगे, गैमेट्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे क्या होता है, ये फॉलो करता है। तो गैमेट्स फॉर्म हो गए, देन यहाँ पे हमारी क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी। इस F1 जनरेशन में दोनों का मिक्सचर आएगा, लेकिन अपीयरेंस जो इसका होगा, जो इसका फिनोटाइप होगा, दैट इज टॉल। इसको मैं हाइब्रिड भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे कि मतलब, या फिर मैं इसको पुनेट स्क्वायर के अगर शो करूं, तो पुनेट स्क्वायर इस तरह से शो होता है, जो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन को शो करेगा। तो इसमें दो पोर्शन, एक मेल और एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक कैपिटल टी हो गया, ये
कैपिटल टी हो गया, इधर आ गया स्मॉल टी, इधर आ गया स्मॉल टी। इन दोनों को यहां से देख लो, ये पोर्शन आया, फिर ये है, ये आ गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, मीन्स ऑल आर टॉल एंड हाइब्रिड। तो ये रहा यहाँ पे, ये रही इसकी F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में अपीयरेंस टॉल है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे डोमिनेंसी शो होती है, तो ये क्या करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करेगा। इसके बाद हमारे क्या होगा कि आगे जाएंगे तो यहाँ पे होती है सेल्फिंग की प्रोसेस, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो मतलब जो हमारे पास F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस करेगा। F1 जनरेशन के बाद फिर से गैमेट फॉर्मेशन होगा, जैसा कि चलता आया है, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हुआ, और ये फिर से लॉ हो गया कौन सा, ये गैमेट्स हो गए, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से फॉर्म होंगे। देन पुनेट स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं या फिर सिंपल क्रॉस भी करते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है कैपिटल टी, फर्स्ट फोर्थ के कॉम्बिनेशन से बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड थर्ड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकेंड और फोर्थ के कॉम्बिनेशन से बन रहा है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मीन्स हमारे पास ये F2 जनरेशन आई है, मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन है, जहां पे हर कोई जो मतलब जितने हमारे पास गैमेट्स थे, सारे गैमेट्स अपना सेपरेटली इफेक्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस लॉ। जो ये दोनों लॉ हैं, इसके लिए कंक्लूजन ये रहा कि एक आता है हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि हम टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी में। फिर भी जीनोटाइपिक मतलब हो गया जेनेटिक डिस्क्रिप्शन। तो जेनेटिक डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखते हैं अगर, तो कौन कौन सा आ रहे हैं, कैपिटल टी, एक जेनेटिक ये है, एक जेनेटिक ये हो गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड एक जेनेटिक डिस्क्रिप्शन हो गया स्मॉल टी, जिसका रेशियो मतलब जीनोटाइपिक रेशियो जो इस लॉ का रहेगा वो रहेगा 1:2:1। ये रहा जीनोटाइपिक रेशियो। इसी तरह से हम इससे फिनोटाइपिक रेशियो भी या अपीयरेंस रेशियो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये आया फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो में हमारे पास अपीयरेंस कौन कौन से हैं, ये भी टॉल है, हाइब्रिड है वो अलग चीज है, लेकिन हमें जो अपीयरेंस है फिनोटाइप है उसमें पता नहीं चलेगा। तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो दो कैरेक्टर तो टॉल हो गए, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का जो कॉम्बिनेशन है ये तो आया तुम्हारा टॉल, और एक जो कैरेक्टर था तुम्हारा स्मॉल टी का वो आया ड्वार्फ। इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो क्या रह गया, 1, 2 एंड 3, मतलब 3 टॉल आ गए और एक रह गया इसमें ड्वार्फ। तो 3:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो रह गया। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड इट। वीडियोज के बारे में अपने सजेशन और डाउट्स कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।